हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, आखिर ये धरना क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह रही है कि किसानों को धरना देने की नौबत आ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम कृषि कानून के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या कृषि कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं है? हाँ, इसके बारे में जो बताया जा रहा है वो सब झूठ है। तो आइए आपको बताते हैं कि कृषि कानून में क्या सच है और क्या झूठ है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि झूठ क्या है। कृषि कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं है, ये झूठ है। उद्योगपति किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे। और फैक्ट क्या कहते हैं? गेहूं का एमएसपी यूपीए 2 सरकार में 270, जबकि मोदी सरकार में 575 रुपये बढ़ा है। यूपीए 2 सरकार में धान का एमएसपी 360 रुपये बढ़ा, जबकि मोदी सरकार में 568 रुपये घटा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी है। हालांकि किसानों को मुद्दों को हल करने के लिए सरकार ने संगठनों के लिए वार्तालाप के लिए भी बुलाया था। हालांकि बताया जा रहा है यह बेनतीजा रही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष किसानों में नए कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने कहा, सरकार की नीतियों पर सवाल लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, लेकिन इन दिनों ट्रेंड चल रहा है जो अच्छी नीतियों पर भी लोगों में अफवाह फैलाकर भ्रमित करने का है। किसानों को प्रदर्शन का देखें तो यह साफ है कि किसानों को एमएसपी से लेकर तमाम मुद्दों पर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे झूठ भी फैलाए जा रहे हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मिथक और उनके बारे में। सत्य और कानून बिल में क्या सच है और क्या झूठ है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, झूठ क्या है? कृषि कानून बिल में एमएसपी का जिक्र है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020 के 5वें पॉइंट में गारंटेड प्राइस अथवा उपयुक्त बेंचमार्क प्राइस का जिक्र है, यानी एमएसपी है। ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि एमएसपी का जिक्र नहीं है। क्या लिखा है 5वें पॉइंट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खेती की उपज की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का निर्धारण और कृषि समझौते में ही उल्लेख किया जा सकता है, और अगर ऐसी कीमत भिन्नता के अधीन है तो इस समझौते के तहत ऐसे उत्पाद का गारंटीड प्राइस भी है। गारंटीड प्राइस के अतिरिक्त राशि जैसे बोनस या प्रीमियम का स्पष्ट संदर्भ, यह संदर्भ मौजूद संबंधित हो सकता है। गारंटेड प्राइस सहित किसी अन्य मूल्य के निर्धारण के तरीके और अतिरिक्त राशि का उल्लेख भी कृषि समझौते में होगा। नंबर 2, दूसरा झूठ कौन सा है? उद्योगपति किसानों की जमीन हड़प लेंगे। और सच्चाई क्या है? यह संभव, किसान इस कानून के तहत संरक्षित है। कानून के 8वें पॉइंट के मुताबिक कोई भी कृषि समझौता इन उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। किसानों की भूमि या परिसर की बिक्री और बंधक समेत कोई भी हस्तांतरण नहीं है। पंजाब में विरोध क्यों हो रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? और 5 राज्यों में भारतीय खाद्य अनाज का उत्पादन कितना है, इस बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा में जानते हैं कि अनाज का कितना उत्पादन होता है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा 18 लाख टन अनाज उत्पादन होता है। राजस्थान 23 लाख टन, पंजाब 30 लाख टन, मध्य प्रदेश 33 लाख टन, उत्तर प्रदेश 55 लाख टन। ये सोर्स हैं 2019-20 के आरबीआई सांख्यिकी डाटा के मुताबिक। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंजाब से ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद इन राज्यों में प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार में ज़्यादा एमएसपी बढ़ी है। कि एमएसपी प्रति कुंटल क्या है? 2019-10 में 950 रुपये रही, 2013-14 में 1310 रुपये हो गई, फिर 2021 में और 20 में 1800 हो गई,
तो वहीं यूपीए 2 की सरकार में धान का एमएसपी 360 रुपये बढ़ा, जबकि एनडीए में 568 रुपये। गेहूँ का एमएसपी, अब प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूँ का एमएसपी जान लेते हैं। 2009-10 में 1080 रुपये, 2013-14 में 1350 रुपये, तो वहीं 2020-21 में 1925 रुपये हुआ। अब गेहूं का एमएसपी यूपीए सरकार में 270 रुपये, जबकि एनडीए की सरकार में 575 रुपये बढ़ा है। तो ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ईयर वाइज मेंशन किया हुआ है कि किस साल में कितना कॉमन रहा, कितना बढ़ा, कितना घटा। अब बात करते हैं किसानों से सीधे खरीद में मोदी सरकार ने क्या कहा। यूपीए की तुलना में मोदी सरकार ने गेहूं की खरीद में 200% की वृद्धि देखी गई है। मोदी सरकार ने 2014-19 के बीच में 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदा, तो वहीं यूपीए की तुलना में मोदी सरकार में धान की खरीद में 250% की वृद्धि देखी गई है। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच में 5 लाख करोड़ का धान खरीदा। यह यूपीए के समय हुई खरीद का करीब 2.5 गुना है। यूपीए की तुलना में मोदी सरकार में दालों की खरीद में वृद्धि देखी गई, तो वहीं मोदी सरकार में 50,000 करोड़ रुपए की दलहन की खरीद की गई। यह यूपीए के शासन में खरीद का 7,592 गुना है। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये कितना बड़ा है। तो उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक व्यापक उपाय जिसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य के माप के लिए किया जाता है, जिसकी गणना सामानों एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। आमतौर पर इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रा स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। 2008-9 450, 2013-14 750 रुपये, 2019-20 980 रुपये। तो यूपीए के दौरान सीपीआई 11% बढ़ा है, जबकि इसकी तुलना में एनडीए के दौरान यह सिर्फ 5.5% ही बढ़ा था। यानी एनडीए के दौरान किसान के खर्च में महंगाई आधी है, फिर भी किसान क्यों प्रदर्शन कर रहा है? सिर्फ पंजाब में ही किसानों को प्रदर्शन की क्या वजह है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो बिचौलियों सिस्टम से बाहर हो गए हैं, यह उनके लिए बड़ा राजस्व नुकसान है। 1800 मंडी कर प्रति वर्ष राज्य सरकार को नुकसान होता है। अकाली दल 2 मतों में विभाजित हो गया है। वे उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। खालिस्तानी अलगाववादी इसे लॉन्च पैड के तौर पर देख रहे हैं। पंजाब उन राज्यों में एक है जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए एक और लॉन्च पैड है। तो क्या बिचौलिए प्रदर्शन को बढ़ा रहे हैं, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। अभी तक एफसीआई अवधियों के माध्यम से किसानों तक माल का पेमेंट पहुंचाते थे। उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 2.5% कमीशन मिलता है। पंजाब में बिचौलियों को सिर्फ गेहूँ और धान के लिए करीब 3300 करोड़ का कमीशन मिला। इसमें दालें, तेल, बीज, कपास, गन्ना और सब्जियां शामिल नहीं हैं। बिचौलियों के संगठन मजबूत हैं और किसान सीधे किसी को फसल नहीं बेच सकता। किसानों को फसल की एमएसपी का सिर्फ 30% ही मिलता है, जबकि बिचौलियों को पंजाब में 2 गुना फायदा मिलता है। तो क्या किसानों को नए कृषि बिल के तहत नुकसान होगा या नहीं होगा? तो महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर निकलने पर फायदा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोयाबीन किसान कृषि बिलों के पारित होने के बाद एमएसपी सौदों से अधिक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान उत्पादक कंपनियां ईपीसीएस की अम्ब्रेला संस्था महा एफपीपीएसी के अनुसार 4 जिलों में एफपीपीएस ने 3 महीने पहले पारित हुए कानूनों के बाद मंडियों के बाहर व्यापार से लगभग 10 करोड़ रुपए कमाए। कैसे आम आदमी पार्टी इस आग में खेल रही है, ये भी आपको बता देते हैं। तो पहले केजरीवाल दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब केजरीवाल ने उन्हीं किसानों के स्वागत के लिए दिल्ली में तैयारी की हुई है। और भविष्य में क्या होगा? केजरीवाल अमित शाह और पीएम मोदी को विरोध प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, जैसा उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान किया था। वे 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे। आप पर इस आंदोलन को उकसाने वाले खालिस्तानी तत्वों के साथ मिली भगत का आरोप लगा, जबकि दिल्ली में आप सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। लेकिन
अब राजनीतिक फायदे के चलते विरोध प्रदर्शन का समर्थन दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी, जिसके पास कोई स्टैंड नहीं है, वो क्या कर रही है? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला किसानों के पराली जलाने का समर्थन कर रहे हैं। जब सब पार्टी इसका खुलकर विरोध कर रही है तो कांग्रेस इसका सिर्फ इसलिए समर्थन कर रही है ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके और राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च किया जा सके। अब प्रदर्शनकारियों का खालिस्तानी संबंध क्या है? तो पंजाब में प्रदर्शनकारी खुले तौर पर पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं। एक चैनल से बातचीत में एक किसान ने कहा कि जब तक इंदिरा को ठोका तो मोदी क्या चीज़ है। जब इंदिरा को ठोका तो मोदी क्या चीज़ है। इसके अलावा कई जगहों प्रदर्शनकारी जनरल सिंह भिंडारवाले की तस्वीर के साथ भी नजर आए। एक और झूठ, मोदी उद्योगपतियों को कृषि जमीन दे रहे हैं। 2012 में एक ऑडिट किया गया था, इसमें पता चला था कि भंडारण की कमी के चलते 92,000 करोड़ के खाद्य उत्पाद बेकार हो गए थे। यह वही समय था जब भारत में रिटेल चेन के विस्तार की शुरुआत हुई थी। उस वक्त इन्हें माध्यमिक भंडारण के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए वे सीधे तौर पर किसान या एफसीआई से उत्पादन खरीदने लगे। अब राजनीतिक एजेंडों का इसमें क्या खुलासा हुआ है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक समस्या है तो पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें इतना ज़्यादा लाभ कैसे कमा रहे हैं? स्पष्ट रूप से वे केवल स्वयं लाभकारी बने रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि अन्य किसान इसका लाभ उठाएं। अब किसान मंडियों या उससे बाहर अपने उत्पाद बेच सकते हैं, ज़्यादा विकल्प कैसे समस्या बन सकती है? अगर आप पैन खरीदना चाहते हैं और आपके पास दुकान ऑनलाइन का विकल्प है तो यह कैसी समस्या है? पूरे देश के किसान बिल का विरोध क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तक कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के किसान इसका स्वागत कर रहे हैं। अगर सरकार को एमएसपी खत्म करना होता तो वह इसका साल दर साल इसे बढ़ा नहीं रही होती। अगर सरकार को मंडियाँ खत्म करनी होती तो इन्हें ई नाम पोर्टल में रजिस्टर क्यों किया जाता? अभी तक करीब 1000 मंडियों को रजिस्टर किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा नए बिल को राज्य में लागू नहीं किया गया तो पंजाब के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? किसानों को विरोध प्रदर्शन में खालिस्तान और शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या है? तो ऐसी तमाम बातें हैं जो इस कृषि के कानून बिल से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो में कुछ समझ आया होगा कि आखिर ये किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और ये कृषि कानून बिल में एमएसपी है या नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।